नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चूरू पुलिस और अलवर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आज होने वाले विशेष मोटिवेशनल सत्र के लिए। आज का विषय है संघर्ष और समर्पण से सफलता का सफरनामा। आज इसके लिए हमारे साथ में हमारे लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका आपसे परिचय करवा दें। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं चूरू से अभिषेक खन्ना जी। आप आईएएस हैं। आप सीएससी 2017 बैच से हैं। आप एआईआर 428 रैंक आपका था। हम आपको रैंक और आपको बैच इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का विषय ही ऐसा है कि यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सफरनामे में क्या रहा इनका अनुभव, कैसे इन्होंने इस मुकाम को प्राप्त किया और कैसे हम बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी लोगों को राह दिखा सकते हैं कि आपसे भी यूपीएससी दूर नहीं है। हमारे साथ अभी वर्तमान में अभिषेक जी एसडीएम चूरू के पद पे पदस्थापित हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारे दूसरे जो मेहमान हैं शैलेंद्र जी इंदौलिया। आप सीएससी 2016 से हैं और एआईआर 38 रैंक से हैं और आईपीएस सर्विसेज के अंदर आपका चूरू वर्ताधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ में प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेय भी जुड़ने वाले हैं और अगले किसी भी क्षण में वो जुड़ जाएंगे। हम आप सभी से आज दोनों से अब सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक जी के पास जाना चाहूँगा और मैं एक छोटा सा सवाल, खेतड़ी झुंझुनू से एक छोटे से शहर से आप आए, आपका ये दूसरा प्रयास था, तो आप थोड़ा सा सर बताएं कि यूपीएससी का अनुभव आपके लिए कैसा रहा। थैंक यू मोदी। सर्वप्रथम तो मैं चूरू पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपना अनुभव लोगों के साथ साझा कर सकूं। यूपीएससी का अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो शुरुआत में मैं पहले अपना थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरा जो शुरुआत का पढ़ाई हुआ है वो खेतड़ी में एक छोटा सा गांव है सेफरा गोवा। तो कक्षा 8वीं तक का पढ़ाई मैंने वहां से हिंदी माध्यम से किया। उसके बाद में 9th से 12th का पढ़ाई मैंने पिलानी से किया है, बिरला स्कूल से। 2011 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एमएनआईटी जयपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 2015 में मैं वहां से पास आउट हो गया था। तो एक तो जो कि ये मोटिवेशन कहाँ से आया, मेरे को आईएएस का तैयारी क्यों करना था और ये यूपीएससी का तैयारी क्यों करना था, इसका जो मेजर कारण था वो मेरे पेरेंट्स रहे कि उन्होंने शुरुआत में ही मुझे बताया कि एक प्रतिष्ठित पद है, अच्छी सेवा है, आप इसमें जा सकते हो। तो मेरा आप मान के चले कि स्कूल टाइम से एक रुझान था कि मेरे को तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है। लेकिन तैयारी स्टार्ट नहीं हुआ, स्कूल में भी कभी नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ। 2015 में मैंने बीटेक कर लिया। तब तक पता था कि आपको प्लेसमेंट नहीं लेना है, मुझे कोई और प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, लेकिन तैयारी करना है। 15 के बाद मुझे लगा कि मुझे सही में इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। फिर एक बेसिक सा उस टाइम था कि दिल्ली चले जाओ, आप वहां पे तैयारी हो जाएगा, कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, आईएएस बन जाओगे। ये जो बात है, मुझे फिर 15 में मैं तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। मैंने समाजशास्त्र अपना ऑप्शनल चुना था। उसके बाद जो ऐसा रहा कि पहला मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मेरा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में चयन हुआ। मेरे दूसरे प्रयास में जो मुझे सर्विस चाहिए था, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसमें मेरा चयन हो पाया। तो जो मुख्य मुख्य लोगों को सवाल रहते हैं या तैयारी के समय जो परेशानी आती है, उसमें रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। लगातार एक लंबा एग्जाम है, 1 साल का प्रोसेस है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान 1 साल भर का समय लग जाता है। फिर सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। बेसिक से 3-4 फंडे हैं जो हर किसी एग्जाम के लिए लागू होते हैं, मेरा ये मानना है। न केवल आईएएस की एग्जाम के लिए, न केवल सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, बाकी आप किसी भी एग्जाम को उठा लो। पहला जो है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, कि एग्जाम को कैसे लोग सेलेक्ट करने हैं, किस प्रकार के उनके क्वेश्चन पेपर आते हैं। इसके लिए आपको पुराने साल के जितने भी 10 या 15 साल के आप पेपर पढ़ेंगे, यूपीएससी के पेपर देखेंगे या किसी भी एग्जाम के पेपर देखेंगे, तो आपको पहला जो
माइलस्टोन है वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चाहिए इस एग्जाम के लिए। फिर दूसरा बिंदु होता है कि कौन सी किताबें चयन करें। हर एग्जाम के लिए एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो। उसके बाद का रहता है कि भाई किताब पढ़ो, रिवाइज करो, किताब पढ़ो, रिवाइज करो। रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का की है। जी, बहुत सही बात कही आपने सर। अब मैं आना चाहूंगा शैलेंद्र जी के पास में। सर, आपके बारे में एक बड़ी चर्चित जो चीज रही कि 38 AIAR प्राप्त करने के बाद आपने IPS को चुना। थैंक यू मुदित। पहले तो जो भावी सिविल सेवक हैं जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रूबरू होने का राजस्थान पुलिस, चूरू पुलिस ने मौका दिया, पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। एक जो बेसिक इस एग्जाम की जो खास बात है वो ये है कि इसमें एक किसान का बेटा भी सेलेक्ट होता है, एक मंत्री का बेटा भी सेलेक्ट होता है, एक MLA, MP, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो ये इस एग्जाम की सबसे खास बात है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं भरतपुर जिले में डीग तहसील है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद 12th तक मैंने डीग से ही पढ़ाई की थी। देन मैंने IIT की तैयारी की थी। 2007 to 11 मैंने IIT BHU से BTech किया मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। देन मेरा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सिलेक्शन हो गया। 2011 से 16 तक मैंने 5 साल वहां जॉब की। 2016 में मेरा IRS में सिलेक्शन हुआ, मेरी 337वीं रैंक आई थी ऑल इंडिया। देन 2017 में मेरी 38 रैंक आई और IPS सिलेक्शन हुआ। तो जैसा मुदित जी आपने पूछा कि IPS क्यों बने 38 रैंक आने के बाद, तो जैसे मैं बचपन से ही, जैसे भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहां बचपन से ही मैंने पुलिस की भूमिका को देखा था। एक पुलिस जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाती है। किसी को कोई भी समस्या आती है, पुलिस ऐसा विभाग है, आप किसी की कभी भी 24 घंटे आप कभी भी किसी की मदद करें। थाने और हॉस्पिटल एकमात्र ऐसी इकाई है जो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होते। तो आपके पास काम करने के काफी अवसर है। कोई भी व्यक्ति आपको दिखता है कि आपदा में उसके कोई परेशानी है, आप सीधे सीधे डायरेक्टली उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा मौका जो है पुलिस में मिलता है। तो मेरी बचपन से ही ये चॉइस थी कि IPS बनूं मैं, और ऊपर वाले के, बड़े बुजुर्गों के, घर वालों के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ में ज्येष्ठा मैत्रेय जी भी जुड़ चुके हैं। जी मुदित जी। जी मैत्रेय जी, आपका स्वागत है। ज्येष्ठा हाँ। मैत्रेय जी वर्तमान प्रशिक्षु IPS के रूप में अलवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, CSE 2017 AIR 156 से। मैत्रेय जी, हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके बारे में कि आपका क्यों रुझान UPSC की तरफ ही हुआ। थैंक यू मुदित जी, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए। शैलेंद्र सर भी हैं और भी सर हैं। सर हेलो, काफ़ी समय बाद आपसे मिल रही हूँ। इनफैक्ट आपसे मिल ही नहीं पाई सर, आप चले गए। मुदित जी, रुझान तो अगर मैं बताऊँ तो क्योंकि सबकी एक यूनिक स्टोरी है इस पूरी UPSC की। मेरा अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ बचपन से कभी मेरा ऐसा कोई सपना नहीं रहा था, जैसे कि शैलेंद्र सर ने बोला कि उनको बचपन से पुलिस में है इस तरीके से। बट हाँ, अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में मुझे जब मेरी मम्मी ने इंट्रोड्यूस कराया इस पूरे एग्ज़ाम से, और मैंने सिलेबस देखा और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सब देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। और जब मैंने सब्जेक्ट्स देखे जो कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, और मेरा खुद का ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा, तो मैंने देखा कि ये मेरे रुचि के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मुझे पढ़ने में अच्छा लगा। UPSC से पहले भी मैंने स्टेट PSC दिया है, इससे पहले मैं DSP रही हूँ। तो बस आप मानिए कि वो एक न्यू फाउंड लव था। ऐसा पहले से मैंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि मैं पुलिस अफसर बनूंगी। बट एज लक हैज़ इट कि जब मैंने इस परीक्षा को जाना, इसकी तैयारी करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि इसी सेवा में मुझे अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो ये मेरे कॉलेज के बाद मेरी माताजी की प्रेरणा से मैं इस पूरी प्रिपरेशन में आई।
जी मैम। सर हम अभिषेक सर के पास ऑफिस चलते हैं। सर आपका ये दूसरा प्रयास था, कम उम्र में है, 23 साल की उम्र में आपने इसमें सफलता प्राप्त की। काफी लोगों को लगता है शेखावाटी सर जो एक बेल्ट है वहां से छोटे शहर से निकल के आना और उसके बाद तैयारियों को किस तरह फोकस किया जा सका, किस तरह हम लोग आपको लगा कि पहली बार आपको लगा कि मैं आईएएस बन सकता हूँ। देखिए मुदित जी, इसमें मैं बता दूं कि शेखावाटी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि शेखावाटी क्षेत्र से इवन आर्मी में ले लो, आप शिक्षक ले लो या यूपीएससी ले लो, हर एग्जाम में शेखावाटी से बहुत ज्यादा सिलेक्शन रहते हैं। इसमें मुख्य जो समस्या आती है लोगों को कि मार्गदर्शन की कमी रह जाती है कि किस प्रकार से तैयारी करें, कौन सा हम डायरेक्शन पकड़ें कि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर कर पाए। इसमें शेखावाटी क्षेत्र में अगर देखें, अगर लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, जैसे मेरा केस रहा कि मैं एमएनआईटी से पढ़ा हूँ, तो मेरे एक दो सीनियर्स थे जिन्होंने पहले एग्जाम क्लियर किया था, तो थोड़ा उनसे पूछ लेते थे कैसे एग्जाम करना है। करने का जैसे मैं पहले भी बता चुका कि मेरे को यूपीएससी करना ही था, शुरुआत से था कि करना है, सिविल्स ही करना है। इसके बाद बात आती है कि जब आपने सोच लिया सिविल्स करना है, आपको दो तीन लोग भी मिल गए जो बता सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है, प्री कैसे करना है, मेंस कैसे करना है, या आगे की स्टेज कैसे करनी है। बेसिक जो मैंने देखी है लोगों को दिक्कत आती है वो प्री में आती है कि लोग प्री में पहली स्टेज में ही रह जाते हैं। और इसका मुख्य कारण मेरी नजर में रहता है कि लोगों को लगता है कि सब पढ़ना है, सारी किताबें पढ़नी है। आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम भी पढ़ लोगे, आप हिस्ट्री का विपिन चंद्रा भी पढ़ लोगे, आप हिस्ट्री का कोई तीसरा किताब भी ले आओगे, चौथा बता देगा कोई वो भी उठा लाओगे। तो एक किताब को 5 बार 10 बार पढ़ने की बजाय 5 किताबों को एक बार पढ़ोगे, उससे क्या होगा कि वो आपके दिमाग में जा नहीं पाएगा, चीजें याद नहीं हो पाएंगी। एक यूपीएससी या कोई भी एग्जाम ऐसा है कि जिसमें सिलेबस डिफाइंड है, वही चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन बार बार पढ़नी है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। दूसरा रहता है कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि घंटों की पढ़ाई से या सालों की पढ़ाई से एग्जाम क्लियर होती है। मेरा पहले प्रयास में भी चयन हो गया, दूसरे प्रयास में भी चयन हो गया। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई घंटों की तैयारी का कोई योगदान है। सीधी सी बात है कि जब आपका मन कर रहा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, उस टाइम आप पढ़ाई करो। जब आपका मन ही नहीं लग रहा है, आप किताब लेके बैठे हैं और आपके घंटे बढ़ा रहे हैं, तो उस चीज से कुछ होने का नहीं है। ये मुख्य बातें अगर अपन ध्यान रखें, या कोई भी एग्जाम के पुराने मॉक लगा लें, 10 15 20 25। मैं अपना बता दूं कि मैंने दोनों अटेम्प्ट में प्री के टाइम लगभग 40 50 मॉक टेस्ट कर लिए थे। स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट है, उनको करो, आप रिवाइज करो, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितना प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी है। ये यूपीएससी के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए लागू होता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आपने सही राय दी। और वैसे भी यूपीएससी एक बड़ा समुंदर है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ यदि तैयारी ना की जाए और तो एक इसको बांधना बड़ा मुश्किल होता है। और शैलेंद्र जी से सर जानना चाहेंगे, एक हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जितने टॉपर्स आते हैं, जितने लोग जो यूपीएससी में सेलेक्ट होके आते हैं, वो इंग्लिश मीडियम को चुन के आते हैं। आपने हिंदी मीडियम से किया 38 रैंक, तो लोग को जानना चाहते हैं क्या वाकई में हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना मुश्किल है कि बहुत कम मात्रा में लोग हिंदी मीडियम से लेके आ पाते हैं, या आपके साथ कुछ विशेष ऐसा था कि आप उसे आसानी से ला पाए? देखिए मोदी जी, इसमें यूपीएससी एज सच कोई फर्क नहीं करती है कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश है, या फिर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज में उसका मीडियम है। तो इसमें कोई यूपीएससी फर्क नहीं करती है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों में जो बेसिक जो कमी है, क्योंकि मैं भी था हिंदी माध्यम से, तो मैं भी लोगों के बीच रहा, मैंने भी ये चीज देखी, नोटिस की। एक तो जो कंटेंट है जिसको पढ़ना रहता है, उस पर उनका फोकस कम रहता है। बजाय कंटेंट डिसाइड करने की आपको इतनी चीजें पढ़नी है, वो एक किताबों का अंबार जुटा लेते हैं, पूरी कम से कम अपने 50-60 किताबें रख लेंगे। जबकि यूपीएससी आपसे जनरल पेपर है, यूपीएससी का आपको समझना पड़ेगा कि कितनी डिमांड है। इसमें आपको कोई विद्वान नहीं बनना है। कोई हिस्ट्री का है तो हिस्टोरियन बन गए आप, ज्योग्राफी है ज्योग्राफर बन गए, ऐसा यूपीएससी की डिमांड नहीं है। आपको विद्वान और बुद्धिमान में फर्क समझना पड़ेगा। आपको बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से एग्जाम निकालना है। तो इसमें प्री में आपका क्या रहता है, उसकी थोड़ी अलग तैयारी रहती है, फिर मेंस उससे लिंक करते हुए रहता है।
अब यूपीएससी में जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्री साथ में होने लगा है तो ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर इनके क्वेश्चन ज्यादा आने लगे प्री में। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यूपीएससी कोई भी चीज करता है उसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, एक सोच होती है। ऐसा नहीं है कि रैंडम यूपीएससी कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो पहले तो आपको वो चीज फोकस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको प्री निकालना है तो प्री में आपको पहले दिन से ये चीज नहीं सोचनी है कि मुझे प्री टॉप करना है। जनरली यूपीएससी के प्री में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनका आंसर मुश्किल से 1% से भी कम लोगों को आता होगा। तो आपको बजाय उन 10-15 क्वेश्चन में पढ़ने के बाकी के 80-85 क्वेश्चन आपको देखने की यार मैं ये क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि नहीं। दूसरी चीज, मेंस की जो तैयारी का स्तर है उसमें हिंदी माध्यम वाले लोग जनरली कहते हैं कि कंटेंट की कमी है, कोई हिंदी में अच्छा न्यूज़पेपर नहीं आता है। तो ये सब चीजें नहीं है, अब तो ज्यादातर ट्रांसलेटेड वर्जन भी आते हैं। दूसरी चीज जो है, आप हिंदी मीडियम वाले लोग मिनिस्ट्रीज जो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उनका जो मटेरियल है उस पर कम फोकस करते हैं। तीसरी चीज, जो अच्छे प्रोग्राम आते हैं, चाहे राज्यसभा टीवी पे प्रोग्राम आए जैसे देश देशांतर या फिर इंडियाज वर्ल्ड, तो ये सब देखने की प्रवृत्ति कम है, जनरली एक बुक पे निर्भर रहते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। इसमें क्या है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपका जो कंटेंट है। कभी आपको लगा कि हाँ ये किताब से मैं बोर हो गया तो आपने नेट पे कोई चीज सर्च कर ली। इंटरनेट का जो यूज है वो बजाय सोशल मीडिया और बाकी चीज चलाने के ज्यादा बेहतर यूज होता है कि आपको यदि कोई कंटेंट में, किसी टॉपिक में यदि कोई कमी है, आपको नहीं आ रहा, तो उसको सर्च करें। आपको खाली बुक पे ही निर्भर नहीं रहना। यदि आपको लगता है कि इंटरनेट पे इसका अच्छा सोर्स अवेलेबल है तो आप वहां से पढ़िए। तो ये चीज हिंदी में मीडियम वाले लोगों को करने की आवश्यकता है, बजाय ये दुआई देने के कि हिंदी में अच्छा मटेरियल नहीं है, यूपीएससी भेदभाव करता है, ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं होता है पेपरों में। तो वो चीज पे ज्यादा फोकस करने के बजाय आप लोग जो कंटेंट है जो प्रॉपर है उस पर आप डिपेंडेंट होकर अच्छे से तैयारी करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। भाषा की बाध्यता को दिमाग में बसा लेने से लक्ष्य और मुश्किल हो जाता है। और भाषा यदि बाध्यता होती तो आज हमारे सामने शैलेंद्र जी 38 रैंक के साथ में ना होते। तो जो सभी सुनने वाले हैं बिल्कुल वो आज आपसे इस चीज़ से सीख लेंगे, जरूर लेंगे कि भाषा का डर वो अपने मन से निकालें और अपनी तैयारियों को एक नए आत्मविश्वास के हाथ, चाहे आपकी हिंदी इंग्लिश हो, जरूरी भाषा की बाध्यता को अपने दिमाग से परे करें। हम ज्येष्ठा जी से एक चीज जानना चाहेंगे। मैम, आप इससे पहले डिप्टी एसपी 2016 में थे और आपने यूपीएससी की परीक्षा डिप्टी एसपी के पद पे रहने के साथ साथ आपने की, तो आपको क्या मुश्किलात आई आपको, और आपको क्या लगता है कि क्या एक चीज के साथ में दो चीजों करना आपके लिए आसान रहा? वो मोटिवेशन आप कहाँ से निकाल पाए इतना? जैसा कि शैलेंद्र सर ने कहा कि जब आपके सामने एक मिशन होता है, एक सपना आपके सामने होता है, तो भाषा है, हिंदी है या अंग्रेज़ी है, या आप जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब जो बातें हैं वो काफ़ी सेकेंडरी हो जाती हैं। डेफिनेटली जब मैं मुरैना में पदस्थ थी डीएसपी के पद पर, तो चैलेंजेस तो अपनी जगह थे ही, जिसमें से सबसे बड़ा होता है कि आपका समय की कमी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए रहती है क्योंकि आपके पास समय कम है, तो जितना भी आपके पास समय है आप उसमें अपना 100% दे सकते हैं। तो मैं तो कई बार अपनी गाड़ी में गश्त करते हुए पढ़ लेती थी। कई बार सैटरडे संडे अगर मेरे को मौका मिलता था तो मैं अपने जो एसपी सर हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, उनसे बात करके सैटरडे संडे को भी पढ़ लेती थी। तो इस तरीके से आपको बस समय चुराना होता था। चैलेंजेस तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक तो समय की कमी, दूसरा मुझे जो लगता है कि जब मैं वहाँ पर पोस्टेड थी, इससे पहले जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती थी तो मेरा सक्सेस और मेरा फेलियर बहुत पर्सनल था। लेकिन मुरैना में एक बार पोस्टिंग हो जाने के बाद, क्योंकि सबको पता था कि डीएसपी मैडम एग्ज़ाम लिख रही हैं, तो मेरा जो सक्सेस और जो मेरा फेलियर था वो मेरा पर्सनल ही रहा। तो मुझे उसका भी काफ़ी एक प्रेशर बन जाता था। और इसी पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी सभी लोगों को कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप शांति से एकदम शांत चित्त के साथ आप तैयारी करें, कम लोगों को बता के रखें
जिससे कि आप एक अनड्यू प्रेशर नहीं रहेगा परफॉर्म करने का। मान लीजिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं भी हो पाता है, क्योंकि सभी लोग जो हमारे साथ IAS हैं जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग उनकी तरह इतने नहीं हो पाते उनका कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड में हो पाए। तो एक लंबी सतत शांति से आपको तैयारी करना है, जिससे कि आप बाहर के प्रेशर से दूर रहें। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपके पास 7 डेज अ वीक है और 5 दिन अगर आपके पास कम है, तो फिर जो बचे आपके पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे, उसमें आपको बिल्कुल अपना कमरा बंद कर 100% पढ़ाई करनी है। रिवीजन के लिए भी आप वीकली टारगेट्स रखकर जब भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आपके पास जब सुबह ही टारगेट है कि मुझे आज 20 ये पेजेस रिवाइज करने हैं, या मुझे हिस्ट्री का ये चैप्टर रिवाइज करना है, या अपने ऑप्शनल का ये वाला यूनिट रिवाइज करना है, तो आप सुबह से जब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डे बाय डे आप टारगेट सेट कर जो भी आपका समय बचेगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि कम समय के साथ भी आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आप देखेंगे कई सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स ही रहे हैं जिन्होंने साथ में इस परीक्षा को निकाला है। तो दिस इज सर्टेनली डूएबल। थोड़ा मुश्किल रहेगा, आपकी जर्नी फुल टाइम एस्पिरेंट से थोड़ी हटकर रहेगी, बट जैसा कि शैलेंद्र सर ने बोला है कि जब आपके सामने वो मिशन रहेगा, आपके सामने वो गोल रहेगा, तो आपके पास अगर 2 मिनट भी है, तो आप बजाय उसको वेस्ट करने के या सोचने के कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपका प्रश्न ये बन जाएगा कि अब मुझे कैसे करना है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगा दें। जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर बहुत सारे लोगों का, अभिषेक जी से मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे जो यूज़र हैं, कुछ राजगढ़ से जुड़े हैं, जयप्रकाश जी, हमारे अमरचंद जी जुड़े हैं, दीपिका स्वर्णकार जी जुड़े हैं। काफ़ी लोगों का सवाल है सर कि कोचिंग की कितनी आवश्यकता है? क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी का मुकाम हासिल नहीं हो सकता? आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ, अभिषेक सर से मैंने सवाल किया है। अच्छा, देखिए, मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैंने कॉलेज से जस्ट पास आउट होते ही मैंने कोचिंग किया है, जीएस का कोचिंग भी किया है, ऑप्शनल का कोचिंग भी किया है। लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं कहता कि कोचिंग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, कि बिना कोचिंग के आप कर ही नहीं सकते। मेरा ये पर्सनल मानना है कि कोचिंग से सिर्फ मुझे एक फायदा हुआ। जीएस की कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम टेबल बन गया। एक टाइम टेबल अगर आप स्वयं भी बना पाते हैं बिना कोचिंग के थ्रू, और उसको फॉलो कर पाते हैं बिना ब्रेक्स के, आप प्लान कर पाते हैं कि ये किताबें मेरे को इतने समय में कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी तब कंप्लीट करना है, मेरा ऑप्शनल का तैयारी ऐसे स्टार्ट करना है, तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। रही बात ऑप्शनल की, ऑप्शनल के केसेस में ऐसा रहता है कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, बीटेक किया है मैंने। मेरे लिए समाजशास्त्र एक अपने आप में ही अलग तरीके का विषय था। उसको थोड़े से समय में तैयार करना एक बीटेक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसमें जैसे वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, कोविड की समस्या है, आप बाहर नहीं जा सकते, कोचिंग वगैरह भी नहीं चल रही, तो ऑनलाइन इतना ज्यादा मटेरियल उपलब्ध है, चाहे ऑप्शनल का हो। जैसे सोशियोलॉजी का इग्नू से मैंने बहुत पढ़ाई किया, चलो कोचिंग किया, उससे क्या है थोड़े समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिल गया तो वो आसान रहा। ऑप्शनल में मेरा मानना है कि अगर एकदम ही आप प्रोफेशन स्विच कर रहे हो, कि आप इंजीनियर हो, कुछ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट उठा रहे हो, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो थोड़ा सा मदद करता है। लेकिन जीएस के केस में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि कोचिंग की आवश्यकता रहती है, आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। शैलेंद्र सर, आपसे एक सवाल था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को लेके हम लोग कैरी करें। तो सबसे पहली मुश्किलात तो सब्जेक्ट के चूज में आता है कि इंसान कंफ्यूजन में रहता है कि वो किस सब्जेक्ट के साथ जाए, किसके साथ ना जाए। तो अभिषेक सर ने बड़ा अच्छा बताया कि आपको जो सब्जेक्ट जम रहा हो, जिसके साथ आप कॉन्फिडेंट हो और वर्तमान परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों की तैयारी करें तो आसान होता है। मगर समय का एक निर्धारण कि कितना घंटा पढ़ा जाए, एक मिथ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस पढ़ते रहिए तो आपके लिए आसान होगा, या फिर उसके अलावा भी कोई और मंत्र है इसके पीछे टाइम मैनेजमेंट को लेके। मैं बताऊंगा मुदित जी, घंटे में तो पढ़ाई को मापा नहीं जा सकता। मैं जैसे अपने खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो न्यूज़पेपर वाले थे, उन्होंने पूछा था कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे। मैंने कहा 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे। तो अगले दिन उसने पेपर में छापा कि 15 से 16 घंटे पढ़ाई। मैंने कहा यार, मैंने तो तुझे बताया था 5 से 6 घंटे। बोले सर 5 से 6 घंटे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 15 से 16 घंटे। मैंने कहा तो वही
एस्पिरेंट के साथ वही होता है कि आपको खुद को डिसाइड करना है। ये मैं या फिर कोई और ये आपको आके नहीं बता सकता कि आज 3 घंटे पढ़ने। कई बार ऐसा होता है दिन कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो उस दिन यदि आप पढ़ोगे तो आप खाली टेंस ही होगे और ज्यादा पहले का पढ़ा हुआ भी आप भूल जाओगे। तो बजाय ऐसे करने के पढ़ाई को एक एंजॉय की तरह लेना चाहिए। आपने यदि लक्ष्य बनाया है, यदि ये आपका लक्ष्य है, किसी और ने यदि आपके ऊपर जबरदस्ती तो थोपा नहीं है, ये आपका खुद का मिशन है, आपका खुद का लक्ष्य है, तो इसको एंजॉय के साथ पढ़ो। कई बार जो मंजिल होती है वो उससे ज्यादा जो रास्ते होते हैं वो मजे देते हैं। तो एक तो पहली चीज ये है कि ये दिमाग से निकाल दो कि बहुत टफ एग्जाम है ये, तो पहले दिन से ही ये नहीं सोचना है। जैसे मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, बोलते सर टेंशन में हो रहा हूँ, डिप्रेशन में हो रहा हूँ ये। तो मैंने कहा अभी तो तूने तैयारी शुरू की, अभी कहाँ से हो रहा है? तो पहले दिन ही आपको ये नहीं सोचना है कि आईएएस बनना है, आईपीएस बन गए, ये बन गए। उसके बाद आप, कई लोगों का रहता है जैसे मेरा था, लक्ष्य था, पर कई लोग बाद में डिसाइड करते हैं। तो पहले तो शॉर्ट बनाइए आप, शॉर्ट जो लक्ष्य है। जैसे 1 महीने में मुझे पॉलिटी का सिलेबस खत्म करना है, 15 दिन में मुझे हिस्ट्री का सिलेबस खत्म करना है। इस तरह से आप बनाइए मेजर, अपने हिसाब से आप मेजर कीजिए कि 7 दिन में 1 दिन या 2 दिन, जितने दिन आप रिवीजन के लिए रखिए। उसके बाद कई लोगों का रहता है कि एक साथ हिस्ट्री उठाई। कई लोगों की ये प्रॉब्लम भी आती है, कई क्वेश्चन भी रहते हैं कि बोले सर पहले एक बार में हिस्ट्री करें या एक बार में पॉलिटी करें, या फिर सर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें। तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन रहती है। जैसे मेरा ही रहता था कि कुछ चैप्टर हिस्ट्री के पढ़ लिए, उस दिन फिर हिस्ट्री से बोर हुए तो पॉलिटी के पढ़ लिए, कुछ बोर हुए तो इकोनॉमिक्स के पढ़ लिए। लेकिन आप मोटा मोटा लक्ष्य तैयार कर लीजिए कि 1 महीने में मुझे ये बुक खत्म करनी है, 2 महीने में मुझे इतना पोर्शन सिलेबस का खत्म करना है। उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए और साथ साथ रिवीजन करते रहिए। एक साथ आपको ये नहीं सोचना है कि सीधे ही मैं वहां पर पहुंच जाऊं। अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। बिल्कुल सर, छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी बड़ी मंजिलें प्राप्त की जा सकती हैं। और धैर्य के साथ, जो समर्पण के साथ प्रयास करता है, संघर्ष करता है, वही सफलता को प्राप्त करता है और उन्हीं के सफरनामे सुनाए भी जाते हैं। हम लोग ज्येष्ठा जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो तैयारी के दौरान एस्पिरेंट को एक इमोशनल डिप्रेशन होता है, क्या वो कितनी भूमिका निभाता है वो आपके चयन होने और ना होने में? इमोशनल डिप्रेशन तो जैसे शैलेंद्र सर ने बोला कि कई बार एस्पिरेंट्स हम एक लंबी प्रक्रिया है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि अगर एवरीथिंग इज बाय योर साइड, सब कुछ जैसा आपने प्लान किया है वैसा होता है, तब भी आपको 2 से 2.5 साल इस पूरी प्रक्रिया में आपको बिताना पड़ेगा। और दूसरा जो एक मुख्य कारण रहता है कि आप नॉर्मल जो एक लाइफस्टाइल होती है, आपके दोस्तों की होगी, आपके परिवार की होगी, आप उनसे आपकी लाइफ एकदम अलग हो जाती है। आप मोस्टली सभी आप जिनसे ही मिलेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं अभी, कि आप आपके साथ रहोगे काफी समय तक। तो डिप्रेशन इस बात का आपको हो सकता है कि मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट मैं तो इसको लाइटर नोट पे ऐसा कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि जो हमारे 2 और गेस्ट है इसको कितना इससे कॉन्कर करते हैं कि नहीं, कि अगर आपको डिप्रेशन नहीं हो रहा है, अगर आप परेशान नहीं हो, अगर आप विचलित नहीं हो, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो मैं तो एस्पिरेंट ही नहीं मानती हूँ। क्योंकि हंसते खेलते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके पास बहुत एक इंटेंस टारगेट रहता है। आप इंसान हो, डेफिनेटली देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, लेकिन हाँ, अगर आप अपने, मैं हमेशा अपनी बात में ये चीज कहती हूँ कि आपका जो दिनचर्या होनी चाहिए वो एकदम शानदार होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन और फिक्स्ड होनी चाहिए। आप सुबह उठें, आपने 1-1.5-2 घंटा अखबार पढ़ा, या आपको लगता है आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है तो वो करिए, फिर अपना करंट अफेयर्स का मॉड्यूल ले लीजिए, फिर आपका जो स्टैटिक पोर्शन है जीएस का वो ले लीजिए, शाम को आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ लगता है कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रिपोर्ट आई है जो आपको पढ़ना चाहिए, आप वो देख लीजिए। कुछ यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स है, आपको कोई क्लास है, आप वो देख लीजिए। तो ऐसे अगर आपने पूरे दिन को 1.5-1.5-2 घंटे में से बांट रखा है, तो यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू डू, यू विल ऑलवेज हैव सम टारगेट टू अचीव।
तो अगर इस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर्ड अगर आप पढ़ाई रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो थिक्स एंड थिन्स और जो ब्लू डेज आते हैं, वो नहीं आएंगे। बट आप सभी, मैं अपने लिए कह सकती हूँ, तो मैं यही कह सकती हूँ कि ऐसा कई बार प्रिपरेशन में ऐसा कई बार ऐसा समय आया है जब मुझे ऐसा लगा है कि आई शुड गिव अप ऑन दिस, मतलब मैं क्यों ही इतना अपने आप को परेशान कर रही हूँ, ये कैसा टारगेट है, कैसा गोल है। तो ऐसे कुछ दिन आ सकते हैं, उसके लिए आप अपना ब्रेक लीजिए, लेकिन फिर 1-2 दिन ब्रेक लेने के बाद आप तुरंत फुल एनर्जी के साथ उसमें शामिल हो जाएं। डिप्रेशन में अगर आप बहुत समय तक, देखिए ये एक साइकिल है, मतलब आप इसको ट्रैप में फंस सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आपको बुरा लग रहा है, तो आप 4 या 5 दिन, जो हम सबके साथ होता है 4 या 5 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, तो वो 5 दिन का और गिल्ट आप में आ जाएगा। 6th डे आपको लगेगा कि अरे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरी पढ़ाई पीछे छूट रही है, मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप फिर से 5 दिन, उस 5 दिन के लिए रिकवर करेंगे तो वो 10 दिन, तो ऐसे आपका जो टाइम पीरियड है जो वेस्ट हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा। मोस्टली मैंने देखा है जिन लोगों के साथ ये समस्या आती है, जो काफी डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, एक उसका मेजर कारण यही होता है कि उन्होंने अपने टारगेट सेट नहीं करे कि हर दिन मुझे 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, ऐसे 8 या 10 घंटे का अपना फिक्स टारगेट सेट करें। ब्रेक्स लें, लेकिन ब्रेक लेने के बाद तुरंत आप अपने उसी ट्रैक पर आए। इस पीरियड ऑफ ग्लूम को, इस पीरियड ऑफ परेशानी को, पीरियड ऑफ डिप्रेशन को आप ज्यादा लंबा मत खींचिए, क्योंकि फिर आपको रिकवर करने में समय लगेगा। और जैसा कि मैं डिप्रेशन पे पहले भी बात कर चुकी हूँ, ये एक टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा अपनी बात को इस चीज से स्टार्ट भी करती हूँ कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक एग्जाम ही है, ये आपके जीवन को निर्धारित नहीं करता है। आफ्टर कमिंग ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस, क्योंकि मैं खुद सर्विसेज में समझ सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस देश में है, वो जिस भी तरीके से काम कर रहा है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है इस दुनिया में, सबकी एक जगह है। लेकिन हाँ, कुछ 1.5-2 साल तक अगर आपने एक टारगेट सेट करा है, आप अपने आप को उसमें दिन रात लगाइए, उसको फॉलो अप करिए। कुछ समय आपको बुरा लगता है, अपने परिवार से मिलिए, अपने माता पिता से बात करते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करें इस जर्नी को। लेकिन अगर किन्हीं कारणों के बाद, आपके 100% एफर्ट के बाद भी अगर ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, तो इट्स नो बिग डील। जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। और आप अभी देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने जो स्टार्टअप्स करे हैं, वो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सफलता उनको नहीं मिली किन्हीं कारणों से, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो यूपीएससी के टीचर बन गए। दे गाइड स्टूडेंट्स। तो देयर इज नो एंडिंग। आप तुरंत इस मोड से हटिए, यूपीएससी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज में लग जाइए। तो यही एक, जिसको बोलते हैं ना कि नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड को लेके आप आगे बढ़े, और एक बड़ा उसके साथ आप पर्पस के साथ इसकी तैयारी करें। डेफिनेटली आप खुश भी रहेंगे, और आप खुश रहेंगे, आपका मन लगेगा, और सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। जी बिल्कुल मैम, एक प्रसन्न मन, एक स्वस्थ मन और सकारात्मकता के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहता है। अभिषेक सर से एक छोटा सा सवाल सीकर से उठ के आया है सर, टेस्ट सीरीज और कब लेना चाहिए? मतलब पहली बार हम टेस्ट सीरीज का विचार रखें तो वो किस दिन से शुरू करनी है, और एक एस्पिरेंट कब से शुरू करे उसे? मतलब पूरा सिलेबस करने के बाद, या फिर सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद? और नोट्स किस तरह बनाए जाएं? नोट्स बड़ा एक कहने में सर बड़ा इजी लगता है, आप नोट्स बनाइए, मगर आप उससे कितना राब्ता रखते हैं कि नोट्स किस तरह बनाए जा सकते हैं? देखिए, आपने दो बातें मेरे से पूछी, एक तो टेस्ट सीरीज का रहा बात और दूसरा नोट्स बनाने का। टेस्ट सीरीज का मैं बात करूं तो इसमें प्रीलिम का टेस्ट सीरीज हो गया, मेंस का टेस्ट सीरीज हो गया। प्रीलिम्स में अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो ये कभी नहीं होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये तो आप 2 साल पढ़ लो, 3 साल पढ़ लो, पहले अटेम्प्ट में भी लगता था नहीं कंप्लीट हुआ, दूसरे में भी लगता था नहीं कंप्लीट हुआ। कोई ऐसा दिन आएगा ही नहीं जब आपको लगेगा कि यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। किसी भी एग्जाम के साथ ये नहीं हो सकता कि सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको बस वो फीलिंग लानी है कि मैं टेस्ट लिख सकता हूँ, कम से कम मैं अपने आप को ट्राई तो करूँ। तो आपने अगर एग्जाम आज स्टार्ट किया, आपको 4-5 महीने बाद या 2-3 महीने बाद भी लग रहा है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया, अपने आप को टेस्ट कैसे करूँ? उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज करनी है। टेस्ट सीरीज में अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो आपको उसको एनालाइज करना है। फिर टेस्ट सीरीज में ये बात तो नहीं है कि आप गोले भर के छोड़ दो और आपको पता चला कि 200 नंबर में से आपके आ रहे हैं 60 नंबर या किसी के 120 आ गए, आप छोड़ दो। बचे हुए 80 नंबर जो गलत हुए उनको कौन तैयार करेगा? तो टेस्ट सीरीज का मूल मकसद है वो ये है कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो,
किस प्रकार से आप गलती कर रहे हो, जो आपको सही करने वाले थे फिर भी आप गलत कर गए, क्यों गलत कर गए, उनको एनालाइज करके, और जो वैल्यू एडिशन होता है कि बचे हुए सवाल मेरे को अपने नोट्स में ऐड ऑन करने हैं, कि ये सवाल तो छूट गया, ये कैसे नहीं आया, इसको आपको ऐड करना है, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट होता है। नॉर्मली ये होता है कि प्रीलिम का अगर टेस्ट सीरीज करते हैं तो एग्जाम से 3-4 महीने पहले या 3 महीने पहले तो कम से कम टेस्ट करना स्टार्ट कर ही देते हैं, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी आपको लगे आपको परखना है, आपको देखना है आपकी तैयारी कैसी है, तो आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। सेम बात मेंस के लिए लागू होती है कि लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग करना है साहब, आंसर राइटिंग करना है, कैसे करना है? भाई आपने 3-4 महीने पढ़ लिया तो शुरू में 2-2 3-3 क्वेश्चन, बहुत सारी साइटें हैं, इनसाइट ऑन इंडिया है, आईएएस बाबा है, बहुत सारी साइटें हैं, आप देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने आप को लिख के तो देखो थोड़ा, कितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना सीख गए हो, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। और एक दिशाहीन तैयारी से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करो। तो आपका, मेरा मानना है कि पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, ये तो किस्मत की बात है कि कितने अटेम्प्ट लगेंगे। यूपीएससी जैसी एग्जाम में कोई नहीं कह सकता कि भाई मेरी तैयारी इतनी हो गई कि मैं निकाल लूंगा, ये संभव ही नहीं है कहना। दूसरा आपका जो सवाल था वो था कि नोट्स का सवाल था। नोट्स में ये है कि नोट्स आपके सेग्रीगेटेड जरूर होने चाहिए, जीएस 1 2 3 4, जीएस 1 2 3 4 हो गया, सेम ऑप्शनल हो गया। आप नोट्स बना रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एग्जाम का, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स बनाया, एग्जाम थोड़े दिनों बाद अखबार में उसके बारे में कुछ और आ गया, थोड़े दिनों बाद कुछ और चेंज हो गया, तो एक ही जगह पे उस चीज को ऐड करते जाएं। तो इसका एक तरीका तो है कि आप टॉपिक वाइज इंडेक्स बना लें, हर टॉपिक की 1 2 3 4 सिलेबस डिफाइन है, आपने इंडेक्स बना ली इनिशियल, उस टॉपिक में कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है तो आप फाइल सिस्टम बनाएं, उसमें अगला टॉपिक एक पेज लगा के अखबार से नोट्स बनाया, किसी भी मटेरियल से नोट्स बनाया, वो आपने उसमें ऐड कर दिया। दूसरा तरीका, अगर आप टेक से भी हैं, आप लैपटॉप वगैरह अच्छे से यूज करते हैं, आपका है कि आप लैपटॉप से पढ़ भी पाते हैं, जैसे मेरे केस में ये नहीं था कि मैं लैपटॉप से पढ़ ही नहीं सकता, मुझे जब तक लिखूं नहीं मुझे याद ही नहीं होता था, मुझे समझ नहीं आता था क्या है, तो मैं इसमें फोल्डर्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है जो एवरनोट है या बाकी नोट्स का जो भी वेबसाइट है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें उस टॉपिक के नीचे कंटिन्यूअसली ऐड ऑन करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होते जाते हैं और आपको एक टॉपिक का जितना भी नॉलेज है वो एक जगह मिल जाता है। इसके बाद नोट्स को थोड़ा कम करने की बात होती है कि एग्जाम है, एग्जाम के टाइम इतना आप बना लोगे तो सारा रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। भाई मेंस एग्जाम लिखना, आपने नोट्स इतने इकट्ठे कर लिए, ऐड कर करके उठाया और ऐड कर दिया, कट कॉपी पेस्ट वो करते जाओगे तो बहुत सारा ऐड हो जाएगा। उसको बार बार पढ़ते रहो, एक बार कोई नोट्स बना लिया उसको 4 या 5 बार रिवाइज नहीं किया तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि उसमें 5 कीवर्ड्स क्या है। कोई भी वही टॉपिक हो गया, उसके 5-6 कीवर्ड उठाने हैं आपको, उनको याद करना है, पूरे के पूरे नोट्स किसी से भी याद नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। इन दोनों बातों को अगर आप यूज करोगे, और नोट्स तो बनाना पड़ेगा, उसके बिना इतना ज्यादा सिलेबस है, कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। मैं मानता हूं कि जो भी तैयारी कर रहा है या जिसने भी क्लियर किया है, नोट्स तो सब बनाते हैं। जी सर, बिल्कुल। रिवीजन बहुत आवश्यक है, रिवीजन के बिना चीज़ों का होना संभव भी नहीं है। मैं शैलेंद्र सर से जानना चाहूँगा, एक्चुअली जो मैं आपसे सारे सवाल पूछ रहा हूँ वो हमसे फेसबुक पे ही लोग अपने कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि पैटर्न लगातार चेंज होते हैं और वर्तमान आपने अभी हाल ही में इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो एक जो किसी भी 12वीं से पास बच्चा है जो नया अब आना चाहता है, वो अपनी कॉलेज के साथ तैयारी करेगा, या कोई किसी जिसने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है, तो वो लोग अपनी तैयारी को किस मोड में फॉलो करें और वो क्या गलतियां ऐसी हैं जो ना करें, ताकि वो प्रीलिम्स में ना, मतलब कम से कम मेन सबसे पहला मुश्किल जो पड़ाव होता है वो प्रीलिम्स ही होता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं वर्तमान परीक्षा पैटर्न के आधार पे? सबसे पहले तो जो, जैसा अभिषेक ने भी बताया था, ज्येष्ठा ने भी बताया, जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो उसका आइडिया आपको लगेगा पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे और सिलेबस से। तो पहले यदि जो भी कोई एस्पिरेंट तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले तो यूपीएससी के पुराने 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर और उसका सिलेबस उसको स्टडी करें, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। वो बहुत ज़्यादा हद तक आपको पता चल जाएगा सिलेबस से, मेंस का सिलेबस हो चाहे प्री का सिलेबस हो, उससे बहुत आइडिया लगेगा। दूसरा, उसके बाद एनसीईआरटी से आप शुरू कीजिए, जो भी एनसीईआरटी है, चाहे हिस्ट्री की, चाहे पॉलिटी की, चाहे इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, 6 to 12th एनसीईआरटी
वो मस्ट है। दिक्कत तभी आती है जब कोई भी एस्पिरेंट बेसिक्स को छोड़ के बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले शुरुआत करिए एनसीईआरटी से, और उसके अलावा जो अच्छी बुक्स हैं, चाहे हिस्ट्री की हो चाहे ज्योग्राफी की हो, वो मोर और लेस सारे स्टूडेंट किताबें पढ़ते हैं। बस वो किस ढंग से पढ़ते हैं उसमें अंतर रहता है, लेकिन मटेरियल सबका लगभग लगभग सेम रहता है। तो दूसरी चीज ये कीजिए आप। इसके अलावा तीसरी चीज जो टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, काफी हद तक आप पुराने साल के पेपर कवर कर लो, तब फिर आप टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चंस खुद से लिखना शुरू कीजिए, आंसर। तीसरी चीज ये करनी है। इसके अलावा तैयारी के लिए जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के हों, जैसे नीति आयोग का हो या अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हों, तो उनका जो मटेरियल है उसको पढ़िए। इसके अलावा जैसे PRS इंडिया है, राज्यसभा टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं उनको पढ़िए। और इसके अलावा जो नोट्स की जो बात है, जैसे अभिषेक ने भी बताया, उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। नोट्स उस चीज के बनाइए जो चीज एज सच बुक्स में अवेलेबल नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं, या फिर पॉलिटी की जैसे बहुत अच्छी बुक आती है लक्ष्मीकांत, उसके नोट्स बनाते हैं। तो जो बुक में लिखा हुआ है उसी को आप दोबारा कॉपी में लिख रहे हैं, अलग अलग तरह के पेन यूज कर रहे हैं। कई की आदत होती है ये लाल का पेन, हरा पेन, नीला पेन, उसको सजा के लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो चीज अवेलेबल है आपके पास बुक्स में, यदि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको वहीं अंडरलाइन कर लीजिए, बजाय उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करने के। नोट्स उस चीज के बनाइए जैसे आपके न्यूज़पेपर है, तो आपको लग रहा है कि ये जो चीज पढ़ी है मैंने इंपॉर्टेंट है, उसको फिर आप लिखिए, उसके नोट्स बनाइए। कोई आपने सीरियल देखा, अच्छा प्रोग्राम देखा, जैसे सरोकार है, देश देशांतर है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, उसके नोट्स बनाइए। तो नोट्स उस चीज के बनाइए। बिल्कुल सर। और नोट्स के बिना वैसे भी किसी भी चीज़ को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। और अंतिम दिन जब जिस दिन एग्ज़ाम होता है, अभिषेक सर ने और आपने सही कहा कि यदि आप उसे रिवाइज ही ना कर पाएँ, यदि उसे बार बार उसे आप रिकॉल ही ना कर पाएँ अपनी मेमोरी में, तो फिर फ़ायदा नहीं है। और जितना छोटा नोट्स होगा, जितनी ज़्यादा बार रिवाइज होगा, उतना ज़्यादा आसान होगा। सर, सभी जानना चाहते हैं, एक्चुअली दर्शकों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप तीनों के इंटरव्यू का अनुभव क्या रहा। हम ज्येष्ठा जी से शुरू करते हैं कि आपके इंटरव्यू क्या था, क्योंकि सभी को लगता है एक मेंस के बाद में सबसे बड़ा पड़ाव जो आपका इंटरव्यू सेगमेंट का होता है, उसका क्या प्रेशर रहा और आपके लिए वो किस तरह का अनुभव रहा? मेरा व्यक्तिगत तो यूपीएससी के इंटरव्यू का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और मेरा पहला ही इंटरव्यू था, सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड था, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। थोड़ा सा मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं यूपीएससी की परीक्षा से जुड़ी रहती हैं। जैसे कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, ये आप देखें कई तरीके के सवालात भी हैं जो इंटरनेट पे फ्लोट होते रहते हैं कि वो ऐसा पूछते हैं, या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन या ऐसे जीके का ट्रिविया पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा अमूमन नहीं होता है। मैं जितने लोगों से मिली हूँ, हम में से तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जैसे जैसे कि हम यूजुअली पहेलियाँ पूछते हैं, ऐसा नहीं होता। एक बहुत ही प्रोफेशनल बोर्ड बैठता है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, और बाकी 4 या 5 लोग होते हैं जो उनके साथ आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपका जैसे ही आपका मीन्स क्लियर होता है, तो उसके बाद एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ जिसको हम बोलते हैं, वो आपको मिलते हैं, जिसमें आप अपना नाम, आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फिर आपका कोई प्रायर वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है वो, और आपके हॉबीज़, और या फिर और जो एक्टिविटीज़ आपने जिसमें पार्टिसिपेट किया हो, फिर आपकी प्रेफरेंस, सर्विस की प्रेफरेंस और आपकी कार्डर की प्रेफरेंस। तो इस तरीके का एक पूरा 18 से 20 पेजेस का एक पूरा फॉर्म होता है। और आपका जो इंटरव्यू भी जो बेस्ड होता है, वही उसका जो जो स्केलेटन है, वही उसको डिसाइड करता है। हाँ, क्योंकि जैसे कि हर इंडिविजुअल जो यूपीएससी के जो बोर्ड मेंबर हैं, वो खुद अपने आप में बहुत भिन्न पर्सनालिटी के हैं, तो वहाँ पर वेरिएशन हो सकता है। लेकिन एक तरीके से ही आपसे इंटरव्यू अप्रोच किया जाता है। आप अगर पहले इंजीनियर रहे हैं, तो हो सकता है इंजीनियरिंग के प्रश्न पूछे जाएँ। आपका ऑप्शनल जैसे कि मेरा सोशियोलॉजी रहा है, तो हो सकता है आपका सोशियोलॉजी पे क्वेश्चंस आएँ। उस वक़्त अगर कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा चल रहा हो, जैसे कि अगर शैलेंद्र सर ने इंडियन पुलिस सर्विस नंबर फर्स्ट प्रेफ़रेंस डाला है,
और अगर पुलिस रिलेटेड कोई मुद्दा चल रहा हो तो डेफिनेटली उन पर वो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ऐसे कई सारे आप अपना डैफ जब देखते हैं और अगर आप मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं, जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी बातचीत में, हमारे कॉन्डक्ट में इनफॉर्मेलिटी आ जाती है, जो कि इस तरीके के एक जिम्मेदार पद पर आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। तो आप मॉक टेस्ट देंगे, अगर आप 3 या 4 भी देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके बात कहने में कितनी रुकावट आ रही है और आप किस तरीके से अपनी बात को कह पा रहे हैं। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है और मुझे अंक भी अच्छे मिले हैं और बहुत ही जो सुजाता मेहता मैडम ने मेरी जो सोच है, जो किस तरीके की मेरी पर्सनालिटी है, उस पर उन्होंने पूरे इंटरव्यू को फिगर किया था, उसको पूरा कॉन्फ़िगर उसी हिसाब से किया था। सोशियोलॉजी पे प्रश्न आए हैं या मेरे इंजीनियरिंग पे प्रश्न आए, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट थी, मैं डिप्यूटी एसपी रही मुरैना पे, तो काफ़ी सारा मेरा इंटरव्यू उस पर भी बेस्ड रहा। और मेरी हॉबीज़ भी, मैंने क्योंकि मूवीज़ देखना, अकेडमी नॉमिनेटेड मूवीज़ देखना है, मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था, तो उस पर भी मेरा काफ़ी एक मेजर प्रश्न रहा। आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैंने काफ़ी अच्छे से एक एक डैफ के एक एक वर्ड पर मैंने जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते थे उस पर मैंने ऑलरेडी तैयारी करी थी। करंट अफेयर्स भी, क्योंकि मेंस दे के आते हो तो आप समझिए कि आपका जो जो फॉर्डर होता है वो तो आपका प्रिपेयर्ड होता ही है। दैट इज़ वाई इंटरव्यू, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू इज़ अ मिसनोमर। पर्सनालिटी टेस्ट जो है आपका, इट इज़ प्लान्ड आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन ओनली। तो आपको जो नॉलेज पार्ट जो है वो आपका जज ने कर ही लिया है आपके मेंस के एग्जामिनेशन के थ्रू, बट आपका व्यक्तित्व कैसा है उसको वो थोड़ा सा परखने की कोशिश रहती है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो नॉलेज पार्ट प्लस हाउ डू यू कॉन्डक्ट योर सेल्फ, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, आपकी कैसी सोच रखते हैं, आपको क्या पसंद है, उस पर भी वो आपको कई पैरामीटर्स पे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंटरव्यू मैंने तैयारी करी है एंड आई हैव बीन रिवॉर्डेड प्रोपोर्शनेट टू दैट एफर्ट। जी बिल्कुल सर, हम आप दोनों से भी जानना चाहेंगे आपका कोई इंटरव्यू के दौरान का ऐसा विशेष अनुभव कुछ जो आप साझा करना चाहें, या उससे नए एस्पिरेंट को कुछ ये जानने को मदद मिले कि हम कैसे उसकी तैयारी कर सकें। ये लगभग बातें तो ज्येष्ठा ने बता दी कि इंटरव्यू में क्या क्या बिंदु होते हैं, क्या क्या कवर करना होता है, सब कुछ बता दिया है उन्होंने कि ये है, ये चीज़ें हैं। मेरा थोड़ा सा सुझाव, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो पूछते रहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी क्या कर, कब कैसे करना है, मेरा सबको ये रहेगा कि सबसे पहले ये बात दिमाग में रखना एंड तक कि प्री कैसे पास करना है। मैं सबको यही बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन उस स्टेज में होता है, तो उसकी तैयारी क्लियर करके उसके बाद ही सोचना है कि इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे तैयारी करना है। लेकिन अनुभव की बात बता दूं, मैंने 2 अलग अलग बोर्ड में इंटरव्यू दिया है। भोसले सर का था, सुजाता मेहता का बोर्ड भी था। ज्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं रहा, ज्यादा बुरा भी स्कोर नहीं रहा, दोनों बार एग्जैक्ट सेम स्कोर रहा। तो मुझे लगता है कि बोर्ड को लगा होगा कि पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया, 1 साल में सर्विस में सब सेम है। एक ये है कि भ्रांतियां बहुत है यूपीएससी के इंटरव्यू के लेकर, क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया भर की चीजें डली रहती हैं कि इस प्रकार का क्विज पूछा गया, लोगों को ये कहा गया, ये करने को कहा गया। कुछ नहीं कहते हैं, 5 मेंबर बैठे रहते हैं आपसे, आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है मोस्टली उसी से सवाल पूछते हैं या करंट अफेयर से सवाल पूछते हैं। जैसे आपका बैकग्राउंड हो गया, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या शेखावाटी जोन से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके इर्द गिर्द वो सवाल पूछेंगे, उनका मकसद है आपसे बात करना, सवालों के जवाब जानना भी उनका मकसद नहीं है। लगभग 50-55 की उम्र के बैठे रहते हैं, कोई 60 का भी होता है, 300 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो जाता है एक बोर्ड के पास, अगर मैं देखूं उम्र के हिसाब से कैलकुलेट। तो नॉलेज आपसे नहीं चाहिए उनको, उनको बस बातें करनी है आपसे, और ये देखना है कि आप एक ऐसी सर्विस के लिए सुटेबल हो जिसमें आपको एक ऐसी पोस्ट पे बैठना है जो मैनेजरियल पोस्ट है, लोगों से आपको डील करना है। बेसिकली इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आप अच्छे से बात करते हैं, पोलाइट रहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप कितना पोलाइट रहते हैं। बोर्ड को ये नहीं दिखाना है कि मुझे सब आता है, आपसे भी ज्यादा आता है, ये नहीं बताना है कभी। एंड तक आपको ये रहना है, सर आप बता रहे हैं कुछ, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो सर ये बात भी सही है, मेरी तरफ से जो बता रहा हूँ वो ये है। तो दोनों बातें इंक्लूड हो जाएंगी, कभी भी किसी बात पे आर्गुमेंट नहीं करना है और पोलाइट रहना है। बिल्कुल शैलेंद्र सर, आपका भी थोड़ा अनुभव इसका हम जानना चाहेंगे सभी। मेरा इंटरव्यू को लेके काफी बड़ा अनुभव रहा है। 4 इंटरव्यू दिए मैंने। चौथे इंटरव्यू में फिर मैं आईपीएस बना। तो जैसा कि अभिषेक ने बताया, पहले तो पोलाइट रहना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको आंसर आता है चाहे नहीं आता, लेकिन आपको पोलाइट वे में जो बात करनी है, लेकिन फर्म रहना है। कई बार वो आपकी फर्मनेस चेक करते हैं
जो दृढ़ता है, आप भले विनम्र रहिए लेकिन दृढ़ रहिए। आपके कहने का जो बात करने का तरीका हो, वो ऐसा उनको झलकना चाहिए कि ये भावी सिविल सर्वेंट बनने के लायक है। तो वो चीज़ आप में आएगी जब आप पुराने जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, वो किस तरह से बात करते हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों से, चाहे अपने सीनियर अधिकारियों से, तो उनका जो व्यवहार है वो आप जब देखेंगे, चाहे वो किसी न्यूज चैनल में अपने जो इंटरव्यू आते हैं या संवाद आते हैं, कोई प्रोग्राम आता है, तो उनमें जो उनके बात कहने का जो तरीका है, जो लहजा है, उससे आपको काफ़ी आइडिया लगता है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है जो हम, जैसा कि ज्येष्ठा ने बताया, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो हम भरते हैं, उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस अराइव, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे 2 इंटरव्यू थे, तीसरा इंटरव्यू भी हुआ। तो जो मेरी हॉबी थी, जैसे ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, तो मैंने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसमें मैंने ट्रैवलिंग लिख दिया क्योंकि हॉबी थी। तो पहले इंटरव्यू हो गया, उस पर दूसरा भी इंटरव्यू हो गया, फिर तीसरे, फिर एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि बोले ट्रैवलिंग को तुम अलग ढंग से लिखो। तो मैंने उसको लिखा विजिटिंग इंडियन हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि उनको देखने, इंडियन हेरिटेज साइट्स हैं, उन्हीं को घूमने का था मेरा, लेकिन मैंने उसी ट्रैवलिंग को अलग रूप में लिखा। इसके अलावा थोड़ा लिखने का शौक था, तो राइटिंग लेटर्स टू एडिटर। तो जो आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जो उसमें हॉबी भरते हो, तो उसको काफी सोच समझ के भरने की जरूरत है। जी बिल्कुल सर। एक सवाल है, आप तीनों में से कोई भी जो लेना चाहे, आप तीनों जवाब देना चाहें तो। कार्डर सिलेक्शन को लेके अब पहले से व्यवस्था बदली है, क्योंकि हम सवाल से प्रीलिम्स से के बाद में मेन में गए, मेन के बाद में इंटरव्यू में भी आप लोगों का चयन हो गया। कार्डर सिलेक्शन को लेके आप लोगों का वर्तमान जो पद्धति है, थोड़ा सा उसको बताते हुए कि किस तरह उसका चयन किया जाए और क्या रहता है वो एक्चुअली, आप में से जो लेना चाहें। आप में से अभिषेक अभिषेक सर ले लेंगे। जैसा बिल्कुल बता सर। दो, तुम्हारा अटेम्प्ट है तो तुम्हें ज्यादा याद होगा क्या जोनल पॉलिसी का पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ, आप बता दो। ज्येष्ठा जी आप बताएं। देखिए 2018 से कार्डर पॉलिसी ऐसे चेंज हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी पहली 2 सर्विसेज होती हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस है, इट्स एन ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, और इसमें सरकार की, केंद्र सरकार की ये मंशा है कि इसमें ऑल इंडिया कैरेक्टर ही रहे। तो उन्होंने 5 जोन्स में पूरे भारत को डिवाइड करा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और एक सेंट्रल इंडिया। और उसी तरीके से उन्होंने सारे स्टेट्स को वहाँ पर सेट किया है। मान लीजिए अगर आपने पहली जो अपनी प्रेफरेंस रखी है सेंट्रल जोन से, जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने अगर अपनी पहली प्रेफरेंस मध्य प्रदेश रखी है, तो अब मैं अपनी दूसरी प्रेफरेंस उसके आस पास वाले राज्य से नहीं रख सकती हूँ। अगर मैंने सेंट्रल इंडिया को पहले प्रेफरेंस दिया है, तो दूसरा मैं साउथ से लूँ या नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट से या वेस्ट से। तो इस तरीके से सरकार चाहती है कि जो एस्पिरेंट है, जब वो ऑफिसर बने, तो वो अपने कार्डर के दूर भी जाने में उनको अच्छा लगे, कंफर्टेबल रहे और ऑल इंडिया कैरेक्टर सर्विस को मिले। मेरे पर्सनल जो मेरा इसमें मत है कि ये एक अच्छा सेटअप रहेगा, जिसमें से कि आप देखते हैं कि जो बाहर के भी जो लोग आते हैं, तो कई बार बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। इनफैक्ट इस तरीके की सोच रखना कि हम सिर्फ अपने होम कार्डर में ही अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर अपने इर्द गिर्द जो और कार्डर्स हैं उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, या उसमें हमें चीज़ें सहूलियत हो सकती है। तो आई थिंक ये इस तरीके की भी एक भ्रांति को तोड़ता है, इस तरीके की कार्डर पॉलिसी। और कई कई सारे मेरे साउथ के फ्रेंड्स भी हैं जो अभी नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के फ्रेंड्स हैं जिनको केरला कार्डर है या फिर उनको तमिलनाडु कार्डर मिला है। तो इस तरीके से ट्रूली ऑल इंडिया इसको कैरेक्टर देने में इस पॉलिसी का हाथ रहा है। ज्येष्ठा जी, आपका मैं पुराने इंटरव्यूज को एक देख रहा था, आपने अपनी बात में भी कहा कि आपने अपने हॉबीज के अंदर मूवीज एक लिखा कि मुझे एक पिक्चर देखना पसंद है, मूवी जी देखना जी पसंद है। आपका एक कुंफू पांडा को लेके एक आपको अपने कुछ शायद आपके साथ में हुआ था, तो आप साझा जी करना जी जी चाहेंगे? जी। मैं अपनी बात ब्रीफ ही रखूंगी। एक्चुअली मुझे
हॉलीवुड मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, और इनफैक्ट जिनको ऑस्कर नॉमिनेटेड जो मूवीज़ रहती हैं, मुझे जो उसका जो स्टोरी लाइन रहता है एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, और जिस सोच के साथ वो मूवीज़ बनती है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। कुंग फू पैंडा के लिए मुझे याद है जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी या सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने ये मूवी देखी थी। और इसका जो मेन कैरेक्टर है पो, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को उसी की तरह बनना चाहिए। ही इज़ वेरी स्मार्ट, लेकिन वो कभी उसको दिखाना नहीं चाहता है। और उस मूवी में एक छोटा सा सीन आता है जो मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट और टचिंग सीन्स रहा है। तो उसमें पो ये कहता है, पो के सामने एक कांच होता है और उसके फादर उसको बोलते हैं कि उस कांच में ऐसा कहा जाता था कि कुछ दिव्य शक्तियां हैं, जो भी उस कांच को देख लेगा वो ग्रेट बन जाएगा। लेकिन जब वो अपने आप को उस कांच में देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एंड में उस सीन में दिखाया गया है कि जिस भी दिव्य शक्तियों को, जिस भी मैजिक को, जिस भी डिवाइन पावर को आप सोचते हो कि वो कहीं और से हम में आएंगी, तो वो आप ही हैं, उसका मैनिफेस्टेशन आप ही है, तभी वो कांच था। तो इसलिए मेरे साथ जो अभिषेक सर हैं, शैलेंद्र सर हैं, हम सभी लोग जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हुए हैं, अब ऑफिसर्स हैं, मैं आप लोगों को सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगी कि देयर इज नो स्पेशल इंग्रेडिएंट, देयर आर नो स्पेशल पावर्स इन एनीवन जो भी इस एग्जाम को क्लियर करता है। जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो पता नहीं क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, लेकिन बस आपकी मेहनत और आपका जो आपने दिन, जो अपने लिए एक लक्ष्य सेट किया है कि दिन के एंड में ये, वीक के एंड में ये, मंथ के एंड में ये, अगर आप जैसे इसकी एनालॉजी मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप 12th अपना स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, उसमें आप पहले अपना मंथली टेस्ट देते हैं, फिर अपना ट्राइमेस्टर वाला जो पहला आपका जो एग्जाम रहता है, फिर मंथली टेस्ट, फिर सेकेंड टर्मिनल, फिर थर्ड टर्मिनल, फिर प्री बोर्ड और बोर्ड। उसी तरीके से एक साल को आप पूरा स्ट्रक्चर करते हैं, तभी तो आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को आप स्ट्रक्चर करें। जो लोग इसको क्लियर करे हैं वो इसी वजह से करे हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर्ड और एक डेडिकेटेड अप्रोच के साथ किया है। देयर इज नो स्पेशल इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसी परीक्षा है, जब मैंने इस कॉन्वर्जेशन में ज्वाइन किया, जैसा शैलेंद्र सर कह रहे थे, जिसमें हर प्रकार का व्यक्ति आपको पास करते दिखेंगे। और अगर 1000 जो स्टूडेंट्स अगर वो पास करें इस एग्जामिनेशन को, तो 1000 लोगों की बिल्कुल 1000 यूनिक स्टोरीज हैं, यूनिक पर्सनैलिटीज हैं। तो आप कहें कि एक की पद्धति, एक की स्ट्रेटेजी दूसरे पे लागू होगी कि नहीं, तो आपको भी अपनी राह खुद ही चुनिए, अपने स्वयं पर विश्वास रखिए, और ये बिल्कुल आप सोचना भूल जाइए कि इस तरीके का कुछ होता तो मैं इसको क्लियर कर लेता या कर लेती। आप जहां हैं, जैसे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साइंस बैकग्राउंड, नॉन साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, किसी प्रकार के बैकग्राउंड से हैं, किसी भी शहर से हैं, गांव से हैं, यू हैव इनफ स्टोरीज टू रिलेट टू। और अब जहां हैं, जैसे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनफ है। वो सर्कमस्टांसेस जिस स्थिति में आप हैं वो काफी हैं इस एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो बिल्कुल एक मूवी थी, एक काल्पनिक दृश्य था, लेकिन ये जीवन में उतनी ही हकीकत है, उतनी सच्चाई है कि कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होता, आप खुद वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं। आपने सही कहा कि वो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट यदि अपने आप पे यकीन करे तो वो भी ज्येष्ठा मैत्रेय, शैलेंद्र इंदौलिया और अभिषेक खन्ना बन के अपने अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक था वो भी यही था कि संघर्ष और समर्पण, डेडिकेशन, मतलब खुद पे विश्वास के साथ में यदि उसको किया जाए तो आप खुद अपने लिए वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और एक छुपी ताकत है जो आपके लिए उस हर बाधा को दूर कर सकती है और आपको अपनी मंजिल से मिला सकती है। मैं आज के सेशन को इस समापन की ओर जा रहा हूँ मैम, और आप तीनों से मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे एक एक सवाल लेना चाहूँगा। ये आखिरी सवाल हैं क्योंकि सेशन हम लोग काफ़ी समय हो चुका है शुरू हुए। कोविड के दौरान आप लोगों के क्या अनुभव रहे कि कोविड के दौरान आपको क्या महसूस हुआ कि आप नई सेवा में आए, आपको आके आपने देखा कि अनफोर्सीन कंडीशंस हैं, तो आपके लिए कोविड क्या लेके आया? दूसरा, राजस्थान पुलिस का अपनी आवाज जिसके अंतर्गत हम आज अभी चर्चा में हैं, महिला अत्याचारों के विरुद्ध वो एक जागरूकता अभियान को लेकर चल रहे हैं। तो वर्तमान में 2 अभियान जागरूकता के चल रहे हैं। जन आंदोलन हमारा कोरोना विषय को लेकर चल रहा है, और आवाज सेगमेंट है जो महिला अत्याचारों के खिलाफ
लोगों को जागरूक करने के लिए चल रहा है। तो मैं आप तीनों से इसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ में, आपके अनुभव के साथ में आज के सेशन को पूर्ति की ओर लेके जाना चाहूंगा। अभिषेक सर, आपसे। पुलिस वाला जो सवाल है, मैं चाहूंगा कि वो शैलेंद्र सर ने, बाकी जो कोविड का अपना अनुभव का जो आप बात कर रहे हैं, कोविड में सबका एक वेरिड एक्सपीरियंस रहा। मैं एसडीएम के रूप में पोस्टेड था, उस टाइम मैं अलवर था। तो एक जो 3-4 महीने का जो पीरियड था, लॉकडाउन का जो दौर था, उसमें तरह तरह की चीजें देखने को मिली। और एक जो सर्विस में आने का जो संतुष्टि है, उसका अनुभव इस प्रकार से हुआ कि लोगों को किस तरीके की तकलीफें आ रही हैं लॉकडाउन से। इन लोगों को जो डेली वेजेस पे थे, उनको खाने की दिक्कतें आ रही हैं, उन तक खाने पहुंचाने की व्यवस्था करना। और एक जो पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेशन होता है ना, कि आपको एक एसडीएम या डीएम के रूप में जो काम करना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से हर व्यक्ति से आपको काम करवाना है। एक ये बहुत ही मुश्किल काम, और वो रियलाइजेशन हुआ कि एक प्रशासक का जो कार्य है बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बहुत लोगों से काम लेना पड़ेगा, सबको अलग अलग बातें बतानी पड़ेगी, किसी को डांटना पड़ेगा, किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। लोगों से रिक्वेस्ट भी करना पड़ता था, लोगों को डराना भी पड़ता था कि आप लॉकडाउन में अंदर रहें, मूल भावना की पालना करें कि मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। इसके पीछे अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने पड़े। एक ये भी देखने को मिला इस दौरान कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगता है जिनको कि जो सक्षम है, वो अपने आप आगे आ जाते हैं। ऐसी भी परिस्थिति कभी भी अपने देश के साथ या अपने साथ बनती है, वो अपने आप आपसे जुड़ाव करते हैं, आपको आगे बताते हैं। मैं एसडीएम के पद पे रहा तब कुछ लोग गेहूं देने तक आते थे कि साहब ये गरीबों को बांट दो, कुछ खाना देने आ जाते थे, कुछ इवन कैश में देने आ जाते थे। तो उसका आपको प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करना, आगे तक भिजवाना, गेहूं गरीबों में वितरण करना, ये सारी चीजें कोविड के दौरान एक अलग तरीके का अनुभव रहा, जो नॉर्मल रूटीन कार्य में कभी भी देखने को नहीं मिलता। शैलेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड और अपनी आवाज जो हो, राजस्थान पुलिस का अभी आवाज सेगमेंट चल रहा है, उसमें महिला अत्याचारों के ऊपर बात हो रही है और उसके विरुद्ध जागरूकता की बात हो रही है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है पीएचपी की तरफ से चलाया गया, राजस्थान सरकार का है, इसमें एक्शन अगेंस्ट क्राइम, वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, बेसिकली जो महिला अत्याचार होते हैं उसके संबंध में त्वरित अनुसंधान करना और जो अपराधी हैं उनको उनके जुर्म की सजा तुरंत दिलवाना। इसके अलावा न्याय के संबंध में अवेयर करना, महिलाओं को, पुरुषों को जो भी रिलेटेड है उनको कानून की जानकारी देना, विधि सम्मत कार्रवाई करना, ये इस जो कार्यक्रम चलाया गया उसका ये उद्देश्य है। दूसरी चीज जो आपने पूछी मुदित जी, कोरोना को लेके, तो कोरोना एक ऐसी आपदा महामारी है जिसके संबंध में पहले ना तो हमें एकेडमी में बताया गया था, ना हमने पहले फील्ड में देखा था। इसी साल का ये जो अनुभव था, तो लोगों के बीच रह के उनको बचाना है। उसके अलावा पुलिस को जो यूनिफॉर्म सर्विस है, उसने उसके रूप में जो यूनिफॉर्म सर्विस है, पुलिस की जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो लोगों का जो भला करने का जो मौका मिला कोरोना में, और उसके साथ साथ पुलिस की एक सकारात्मक इमेज, जनरली लोगों को ये रहता है क्योंकि पुलिस जो बना है, सिस्टम बना है, वो लोगों की भलाई के लिए बना है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि पुलिस उनके अधिकारों को संकुचित करती है, उनके अधिकारों को पे कुठाराघात करती है। तो उसको लेके पुलिस की एक जो इमेज है समाज में, धीरे धीरे कई लोगों के मस्तिष्क में नकारात्मकता की ओर चली जाती है। लेकिन कोरोना में पुलिस ने, यूनिफॉर्म सर्विस ने, बाकी अदर डिपार्टमेंट ने दिखा दिया कि हम बढ़ चढ़कर जनता के साथ मिलके, हमारी एक सकारात्मक इमेज है और सभी लोगों ने बढ़िया, सब लोगों का सेवा की। पुलिस ने अलग अलग जगह अपने कार्यक्रम चलाए, उसके कारण ही काफी हद तक इस महामारी से रिलेटेड काबू पाया जा सका है। अभी भी ये महामारी है, तो उसके संबंध में जो 3 बातें हैं उनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। जब भी हम पब्लिक गैदरिंग में या फिर बाकी लोगों के कांटेक्ट में आए, मास्क हमेशा रखना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, और लोगों से जब भी कांटेक्ट में सामाजिक दूरी बना के रखनी है। तो इन 3 बातों पर यदि ध्यान देंगे तो काफी हद तक कोरोना पे अंकुश पाया जा सकता है।
जी बिल्कुल ज्येष्ठा जी, आपसे इस अंतिम सवाल के रूप में जानना चाहेंगे कि आवाज के अंदर महिला और बाल अत्याचारों के खिलाफ हम बेखौफ रहने की एक अपील आप, क्योंकि एक महिला ऑफिसर हैं, तो आपसे चाहेंगे। बिल्कुल इसमें बेखौफ रहना है। महिला अत्याचार, महिला सुरक्षा पर हम काफ़ी समय से काफ़ी बातें करते आए हैं। बट एक महिला होने के नाते बस मैं यही कह पाऊँगी, मैं एक पुलिस होने के नाते ये बात नहीं कह रही हूँ, महिला होने के नाते कह रही हूँ कि हर जगह पुलिस नहीं पहुँच सकती। हर समय हर जगह सरकारी महकमा नहीं पहुँच सकता। जितने भी महिला अपराध हैं उसमें जो 94% जो ऑफेंडर्स हैं, जो इस तरीके के अपराध कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, वो विक्टिम द्वारा नोन है। वो उसी के कोई मुँह बोले भाई हैं, पिता है, वो उसी के पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का है। तो आप सोचिए कि घर की चारदीवारी में भी सरकार घुसेगी या पुलिस आ पाएगी, ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसको जन आंदोलन की तरह चलाया जाए। इसमें स्वयं जो उस महिला और उसके महिला की जो महिला मित्र हैं, जो पुरुष मित्र हैं और जो उसके साथ और भी जो पुरुष हैं, जो उसके पिता हैं, उसके भाई हैं, उसके और जो कॉलीग्स हैं, उन्हें ही आकर इसके खिलाफ एक मोर्चा निकालना पड़ेगा। जिसमें कि आपको सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी को रियलाइज़ करना है कि अगर किसी के साथ हिंसा होगी, अगर अत्याचार होगा, तो मैं चुप नहीं रहूँगा या मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं पुलिस तक आऊँगी, मैं और भी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, वहाँ तक मैं पहुँचूँगी। और इसमें अगर हर एक इंडिविजुअल इसमें अगर सम्मिलित नहीं होता है, तो ये फिर जैसा कि हम बात करते रहते हैं कि महिला सुरक्षा पे हम बड़ी-बड़ी गोष्ठियाँ करते हैं, बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इस पे गोष्ठियाँ होती हैं, वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही जो इसका ट्रू मीनिंग है, जो एक एक 100% जो इसको पहुँचना चाहिए लोगों तक कि एक महिला को जब वो सड़क पर निकले, वो सेफ महसूस करे। अगर वो घर में जाए तो सेफ महसूस करे। रात में उसे कोई शराब पी के उसके ही हस्बैंड उसको पीटे ना, उसी के ताऊ, उसी के पिता, उसी का कोई मुँह बेला भाई, उसी के जो गाँव में रहती हुई कोई पंचायत है उसको परेशान ना करे। तो उस लेवल तक, उस आखिरी मोड़ तक पहुँचने के लिए हर आदमी को इसमें एक प्लेज लेना है, कसम खानी है कि किसी भी प्रकार की हिंसा अगर महिला के खिलाफ हो रही है, तो मैं आवाज़ उठाऊँगा। तभी एक मीनिंगफुल तरीके से हम इसका इम्पैक्ट देख पाएँगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, अलवर पुलिस के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, राजस्थान पुलिस के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, इस बेखौफ आवाज़ कैंपेन को हम इसके मर्म तक पहुँचाने की हम सभी लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा मैम। और अक्सर महिला अत्याचारों की शुरुआत घरों से ही होती है और हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। राजस्थान पुलिस हमेशा प्रतिबद्ध रही है और सदा साथ रही है और आमजन का विश्वास अपने में हम हमेशा मजबूत करती रही है। आज के सेशन के लिए मैं आप तीनों का धन्यवाद देने के साथ-साथ हमारे चूरू पुलिस अधीक्षक श्री परेश देशमुख और अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम मैम का धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने हमें इस तरह का मौका दिया सभी को, जो काफ़ी समय से एक माँग थी, काफ़ी समय से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि यूपीएससी के ऊपर आप सभी लोगों को अनुभव को साझा किया जाए, तो उन्होंने ये अवसर दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। और आप तीनों का धन्यवाद। आपसे प्रेरणा लेके कितने ही शैलेंद्र इंदौलिया, ज्येष्ठा मैत्रेय और अभिषेक खन्ना हमें अगले साल के बैच में दिखाई देंगे। उन सभी को नई शुभकामना के साथ, आपके हार्दिक धन्यवाद के साथ, हम आज के इस अपनी बात सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं और आगे जल्द ही कनेक्ट होंगे नए विचार के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सकारात्मक रहिए, सुरक्षित रहिए, दूरी बनाए रखें और अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि कोई सीक्रेट इंग्रीडिएंट नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ में खुद पे विश्वास रखें, सब बेहतर होगा, सुंदर होगा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मुदित जी, थैंक यू शैलेंद्र सर।